हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। यानी कि आप अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो उसकी कीमत शायद इतनी महंगी नहीं होगी जितना कि आपको रिग्रेट की दर्द झेलना पड़ेगा, रिग्रेट से तकलीफ होने वाली है। ठीक है, तो यानी कि कोई भी कार्य अगर आप आज कल के लिए टाल रहे हैं तो बेहतर है उसको आज कर लीजिए, कल आपको अफसोस ही होगा शायद। चलिए स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द 12 डे इंटेंस मिसाइल बैरेज बोल रहे हैं, जो 12 दिन का इंटेंस यानी कि बहुत ही गंभीर मिसाइल का कंटिन्यूस बैरेज मतलब कंटिन्यूस अटैक रहा, एंड एयर अटैक्स और जो हवाई हमले हुए फॉलोइंग इसराइल्स इलीगल एरियर अटैक्स ऑन ईरान। किसके बाद में? जब इसराइल ने गैर कानूनी तरीके से हवाई हमले किए ईरान के ऊपर। The two countries finally announced a ceasefire on Tuesday। तो दोनों ही देशों ने अंततः एक सीज फायर युद्ध विराम की घोषणा कर दी ट्यूसडे को, जून 24 2025। कब? ट्यूसडे यानी कि 24 जून 2025। फिर बोल रहे हैं ऑस्टेंसिबली कंडक्टेड एज प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। बोल रहे हैं ऑस्टेंसिबली यानी कि जैसा कि देखा गया, जैसा कि लगा कि इसको एक प्री एम्प्टिव यानी कि इसको होने से पहले ही रोकने वाला स्ट्राइक जो दिखाई दे रहा था ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी की, ईरान न्यूक्लियर हथियार ना बना ले, उस चीज को होने से पहले ही रोक दिया गया, इसको बोलते हैं प्री एम्प्टिव। तो इस तरीके का स्ट्राइक किया गया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर। द इजरायली अटैक्स ग्रेजुएटेड इनटू अ फुल फ्लेज्ड वॉर। पर धीरे धीरे जो इजरायली अटैक्स हैं वो क्या हुए? ग्रेजुएटेड यानी कि धीरे धीरे बढ़ गए किसमें? फुल फ्लेज्ड वॉर में, पूरी तरीके के पूर्ण युद्ध में तब्दील हो गया। दैट ऑल्सो इन्वॉल्व यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरानियन न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, जिसमें कि यूएस द्वारा ईरान के न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं, इंस्टॉलेशन हैं, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स भी शामिल हो गए। दीज अटैक्स इन ब्लाइटली इग्नोरिंग द डेंजर्स ऑफ रेडियो एक्टिव लीकेज। बोल रहे हैं ये जो अटैक्स हुए जिसमें कि ब्लाइथली मतलब ऐसा तरीका जो कि बहुत कैजुअल और चीयरफुल इनडिफरेंस है, इम्प्रॉपर है। ठीक है, जिसको गलत माना गया, तो गलत तरीके से इसने, यानी कि यहाँ पे आप इतने इग्नोरेंट हो रहे हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान को नहीं बनाने देना चाहते, हम नहीं चाहते कि वो परमाणु हथियार बनाए, बट आप उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को अटैक कर रहे हैं बिना ये सोचे कि यहाँ पे अगर मान लो सच में न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती हैं, मान लो सच में यहाँ पे कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, तो उससे निकलने वाला जो रेडियो एक्टिव लीकेज होगा वो कितना ज्यादा विनाशकारी होगा। ठीक है, तो इस खतरे को यहाँ पे इग्नोर कर दिया, एंड देयर सब्सिक्वेंट रिस्पॉन्सेज, और उसके बाद की जो जवाबी कार्रवाई हुई, पॉइंट टू द स्टार्क नेचर ऑफ द फ्रेजाइल इंटरनेशनल ऑर्डर। वो इशारा करता है, किस तरफ इशारा करता है? स्टार्क मतलब जो गंभीर नेचर है, गंभीर तथ्य है किसके बारे में? इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर का जो बहुत ही नाजुक नेचर है उसकी तरफ इशारा करता है। नाउ थ्रेटन्ड बाय एस्केलेटिंग न्यूक्लियर रिस्क फ्रॉम वेस्ट एशिया टू यूक्रेन, जो कि अब और ज्यादा डरावना हो गया है, खतरनाक हो गया है। किसकी वजह से? जो एस्केलेटिंग बढ़ता हुआ न्यूक्लियर खतरा है फ्रॉम वेस्ट एशिया से लेकर यूक्रेन तक, एंड इवन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी बढ़ा हुआ है। द अटैक्स ऑन ईरान माइट हैव डैमेज्ड इट्स न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। बोल रहे हैं जो ईरान के ऊपर अटैक हुए उन्होंने शायद न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशन है, उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, उनको तबाह किया होगा, डैमेज किया होगा। एंड इन पर्टिकुलर, और खास तौर पे इट्स यूरेनियम एनरिचमेंट कैपेबिलिटीज, उन जगहों पे जहाँ पे यूरेनियम जो है वो बना हुआ है, जहाँ पे वो भरा हुआ है। Yet, this naked aggression was against a signatory to the Nuclear Non-Proliferation Treaty। बोल रहे हैं फिर भी ये जो एकदम नंगा खुले तौर पे अग्रेशन, आक्रामकता दिखाई गई, वो उस देश के, उस सिग्नेटरी देश के ऊपर दिखाई गई जिसने कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करी है, and a country that had willingly subjected its facilities to international scrutiny। और एक ऐसे देश के खिलाफ किया गया जिसने खुद से willingly यानी कि स्वेच्छा से अपनी जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं उनको इंटरनेशनल जांच के लिए ओपन करा है कि भाई आप आओ, आप हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को आप जांच कर लो।
ईरान had also signed the joint comprehensive plan of action. ईरान ने एक joint comprehensive plan of action भी साइन किया है with the P5+1 nuclear armed states plus Germany. अब P5 क्या है? वो देश जो कि न्यूक्लियर वेपन से आर्म्ड है, और +1 है जर्मनी. टू इंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए दैट इट्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रिमेन्ड पीसफुल, कि उनकी जो न्यूक्लियर मारक क्षमता है वो शांति प्रिय रहे, यानी कि वो किसी देश के ऊपर अटैक करने की मंशा से इसको नहीं बना रहे, पर वो खुद को प्रोटेक्ट करने की मंशा से इसको बना रहे. ओनली फॉर it to be rendered meaningless after the US withdraw from it during the President Donald Trump's first term. और जो कि बाद में क्या हो गया? तर्कहीन, मीनिंगलेस बन गया. कौन? जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो है, जो कि बाद में एक बिल्कुल मीनिंगलेस, बिल्कुल बेसलेस एक संस्था या एक प्लान बन गया, क्योंकि यूएस ने जब डोनाल्ड ट्रंप पहली दफा प्रेसिडेंट बने थे तब इससे विड्रॉ कर लिया था. These attacks now create a new dynamic. अब ये जो अटैक्स हुए, इन्होंने एक नया परिवेश पैदा कर दिया है, wherein जहाँ पे ईरान is compelled to seek nuclear weapons by withdrawing from its commitments, कि ईरान को मजबूर कर दिया गया कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का सहारा ले और अपने कमिटमेंट से पीछे हट जाए. Its parliament is now mulling a bill to exit the NPT. अब वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो इस बारे में मलिंग यानी कि सोच विचार कर रही है, विचार विमर्श कर रही है एक ऐसे बिल के बारे में कि वो एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उससे बाहर खुद को कर ले, एंड यूज देम एज डेटरेंट, और उनका इस्तेमाल वो भी डेटरेंट के तौर पे करें, यानी कि खुद को बचाने के और आक्रामकता दिखाने के तौर पे करें. ठीक है. Meanwhile, any step Iran takes to do so could be used to justify further aggression by Israel and the US. पर वहीं अगर ईरान ऐसा कोई भी कदम उठाता है तो उस कदम का इस्तेमाल इजराइल और यूएस और ज़्यादा आक्रामकता बढ़ाने के लिए करेगा, देयर बाय रिजेक्टिंग इंटरनेशनल लॉज. और अतः ये क्या होगा? इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन होगा, एंड द एनपीटीज नॉन प्रोलिफरेशन नॉर्म, और जो एनपीटी का नॉन प्रोलिफरेशन का जो नियम है, सिद्धांत है, उसका भी ये उल्लंघन होगा. इजराइल्स हिपोक्रेसी इज स्टार्क. इजराइल की जो हिपोक्रेसी है वो बहुत गंभीर है. इट रिमेन्स अ नॉन सिग्नेटरी टू द एनपीटी. वो खुद तो एनपीटी साइन कर नहीं रहा, एंड रिफ्यूजेस एनी ओवरसाइट ऑफ इट्स अनडिक्लेयर्ड बट अनोन आर्सेनल. और बोलता है कि भाई हम अपने जो उसने अघोषित उसका आर्सेनल है, आर्सेनल यानी कि वेपन्स हैं, पर सबको पता है कि उनके पास है. उसने घोषणा नहीं करी, उसने बताया नहीं कि हमारे पास ये चीज़ है, बट सबको पता है कि उनके पास है. उस चीज़ को ये मना करता है कि हम इसमें कोई नज़रअंदाजी नहीं कर रहे, अनदेखी नहीं कर रहे, हमारे पास ज़्यादा नहीं हथियार. दिस raises the possibility that it values nuclear weapons not for deterrence but for their destructive potential, जो कि इस बात की संभावना को जाहिर करता है कि इजराइल जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को अपने बचाव के लिए, खुद के ऊपर अटैक को रोकने के लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता. उनकी कीमत वो उस तरीके से नहीं देखता, बल्कि दूसरे को तबाह करने की क्षमता के तौर पे देखता है. US protection emboldens it to pursue destructive policies in Gaza and illegal war in West Asia. बोल रहे हैं अब US के संरक्षण की वजह से इनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिल जाता है कि गजा में ये अपनी विनाशकारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और दूसरे वेस्ट एशिया के जो देश हैं उनके साथ में कई जगहों पे गैर कानूनी तरीके से वॉर कर रहे हैं. Combined with the Russian threat to use nuclear weapons to deter conventional aggression by NATO, बोल रहे हैं इसी के साथ में रशिया की तरफ से भी ये धमकी, ये खतरा बना हुआ है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई भी अग्रेशन नाटो देशों के द्वारा उनके ऊपर किया जाता है, तो उसको रोकने के लिए फॉलोइंग इट्स यूक्रेन इन्वेशन, जो कि इनके यूक्रेन इन्वेशन के बाद हुआ. These actions reveal how the renewed competition among the great powers. तो ये सभी actions जो हैं दर्शाते हैं कि कैसे जो एक नया competition जो बड़े बड़े देश हैं उनके बीच में हो गया है, and their cynical understanding of deterrence are dismantling global stability. और जो उनकी cynical यानी कि विकृत अंडरस्टैंडिंग है, समझ है डेटरेंस की. डेटरेंस का मतलब क्या होता है कि खुद के ऊपर अटैक को रोकना, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको अटैक को होने से पहले ही दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग दो. ठीक है. तो ये सब क्या कर रहे हैं? डिसमेंटल कर रहे हैं ग्लोबल स्टेबिलिटी को, दुनिया में जो स्थिरता है उसको ये प्रभावित कर रहे हैं. The idea of nuclear disarmament is in starters
as the nuclear weapon states continue to expand and modernize their arsenal। बोल रहे हैं तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का जो विचार है, डिसआर्मामेंट मतलब कि न्यूक्लियर हथियारों को कम करना, वो बिल्कुल स्टैटर्स है, यानी कि क्षीण जीर्ण स्थिति में है। ये विचार बिल्कुल टूट चुका है। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स का और ज़्यादा विस्तार कर रहे, एक्सपैंड कर रहे, और उनको और ज़्यादा मॉडर्नाइज कर रहे अपने आर्सेनल को, अपने युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों को। वाइल non-proliferation is under threat as other countries turn to nuclear weapons to safeguard themselves। और जो नॉन प्रोलिफरेशन का सिद्धांत है वो खतरे में है क्योंकि बाकी देश भी न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ रुख कर रहे हैं खुद को बचाने के लिए। Without a renewed diplomatic impetus to re-establish international norms, बोल रहे हैं कि अगर हम फिर से पुनर्विचार करके एक कूटनीतिक इम्पेटस, यानी कि एक ऐसा मोटिवेशन, एक ऐसा विचार नहीं लेकर आते जिससे कि इंटरनेशनल नॉर्म्स जो हैं, सिद्धांत जो हैं, उनको रीस्टेब्लिश किया जाए, यानी कि दोबारा से गढ़ा जाए कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। A stronger push for disarmament among all nuclear armed states, और एक और ज़्यादा मजबूत तरीके से प्रोत्साहन किया जाए, जोर डाला जाए, दबाव डाला जाए सभी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स के ऊपर कि अपने अपने हथियारों को कम करें। एंड अ फर्म कमिटमेंट टू अपहोल्ड द एनपीटी, और सभी देशों की तरफ से एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हमें देखने मिले कि वो एनपीटी को अपहोल्ड करेंगे, यानी कि बरकरार रखेंगे। द वर्ल्ड रिस्क स्लाइडिंग इनटू अ न्यू एरा ऑफ न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप। तो ऐसे में जो दुनिया है वो क्या कर रही है, एक नए युग की तरफ जा रही है जहां पे क्या होगा, न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप, यानी कि न्यूक्लियर हथियारों से लैस जो है डेंजरस पॉलिसीज को इख्तियार करना, ये तरीका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट कुड प्रूव मोर डेंजरस दैन द कोल्ड वॉर्स डार्केस्ट मोमेंट्स, जो कि और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। जो हमने कोल्ड वॉर का जो सबसे खतरनाक युग देखा था, सबसे डार्केस्ट मोमेंट्स देखे थे, उनसे भी ज़्यादा ये खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? ऑप्टिमिस्टिक। सिर्फ एक अच्छी बात कि दोनों देशों ने सीज फायर की घोषणा कर दी, लेकिन रिस्क कितना बड़ा है न्यूक्लियर हथियारों का, इससे जुड़े हुए जो हिपोक्रेसीज बड़े देशों की, मेजर इकोनॉमीज की देखने मिलती है। दूसरे देशों के ऊपर आप नॉन प्रोलिफरेशन लगवा दें और खुद आप उनका पालन ना करें। अनडिक्लेयर्ड आपके पास में एमिनिशन है, आर्म्स एंड एमिनिशन है, आर्सेनल है। तो ये सब दिखाता है, कुछ भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ठीक है, बल्कि चिंताजनक है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। अलार्मिस्ट, चिंताजनक है, बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंडीशंस है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव है, इनकरेक्ट है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। सेलिब्रेटरी है, इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मेन थीम क्या है? The role of Israel in West Asia's economic development। तो इसराइल का क्या रोल है वेस्ट एशिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये तो पता नहीं, लेकिन वेस्ट एशिया में जो बहुत सारे युद्ध छिड़े हुए हैं उसमें इसराइल का हाथ है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। द जस्टिफिकेशन ऑफ प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक्स, कि जो प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक्स हैं उनको जस्टिफाई किया जा रहा है, तो उनको जस्टिफाई नहीं किया जा रहा, राइटर उसको जस्टिफाई नहीं बोल रहे, राइटर तो उसको गलत ही बोल रहे हैं। द ग्रोइंग थ्रेट टू ग्लोबल न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड द इरोजन ऑफ डिसआर्मामेंट नॉर्म्स, बिल्कुल करेक्ट है। जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी दुनिया में स्थापित हो रही थी उसको किस तरीके से खतरे में डाल दिया गया, खास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के पहली बार सत्ता में आने के बाद। ठीक है, और कैसे जो न्यूक्लियर हथियारों को कम करने की हम बात कर रहे थे वो कैसे अब बहता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, कैसे वो बात ही खत्म होती जा रही है। What can be inferred about the consequences of Israeli and US strikes on Iran's nuclear facilities based on the passage? बोल रहे हैं जो इसराइल और यूएस के द्वारा एयर स्ट्राइक्स किए गए ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, उनके बारे में क्या कहा जा सकता है। फर्स्ट है, दे माइट कंपेल ईरान टू अबैंडन इट्स नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट, बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ईरान की संसद में इस बारे में बात चल रही है ना, तो करेक्ट है। दे सक्सेसफुली एलिमिनेटेड ईरान्स न्यूक्लियर आर्सेनल परमानेंटली, तो इसके ऊपर भी काफ़ी संदेहजनक बातें चल रही हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरी तरीके से वो स्थापित हो गया हो, खत्म हो गया हो, क्योंकि हो सकता है ये और ज़्यादा ईरान को मोटिवेट करे कि भाई अब तो हमें अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी न्यूक्लियर वेपन की। They were conducted with full approval of the NPT monitoring agency। इनकरेक्ट है, NPT मतलब आप अटैक नहीं करेंगे तो उसकी कोई मॉनिटरिंग एजेंसी द्वारा ये पूरा अप्रूवल नहीं मिला है।
दे ब्रॉट लॉन्ग टर्म रीजनल पीस इन वेस्ट एशिया। इनकरेक्ट है, वेस्ट एशिया में बहुत ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Which of the following assumptions underlines the underlies the author's concern about a return to न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप? बोल रहे हैं जो ऑथर की क्या चिंता है कि भाई हम न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप की तरफ जा रहे हैं उसके बारे में। इंटरनेशनल ट्रीटीज लाइक द एनपीटी आर आउटडेटेड एंड इररिलेवेंट इन द मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो आउटडेटेड है या इररिलेवेंट है, पर उनको मान कौन रहा है? Nuclear armed states are more responsible in conflict prevention than the non-nuclear states। ऐसा भी जरूर नहीं है, दोनों ताली दोनों हाथों से बजती है ना, तो दोनों देशों की जिम्मेदारी है, एक की ज्यादा जिम्मेदारी दूसरे की कम जिम्मेदारी नहीं है। अब वो ये कि आप बड़े हो तो आपको समझना चाहिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि छोटा भाई आके गला काट के चला जाएगा फिर भी बड़ा समझता रहे कि अरे कोई बात नहीं छोटा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इनकरेक्ट है, दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने देश के लोगों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। Without global cooperation and commitment to disarmament, nuclear risks will escalate globally। बिल्कुल करेक्ट है। अगर इसमें सभी देश एकजुट होके यहाँ पे अपना कमिटमेंट नहीं दिखाते हैं, दृढ़ निश्चय नहीं दिखाते हैं, तो ये समस्या बढ़ेगी। These attacks in blithely ignoring the dangers of radioactive leakage। तो blithely का हमें एंटोनिम बताना है, ठीक है। तो पहले तो आपको ब्लाइथली का मतलब पता होना चाहिए। ब्लाइथली का मतलब होता है कोई भी काम बिना किसी सूझबूझ के, बिना किसी सोच समझ के करना, बिल्कुल ऐसे बेपरवाह तरीके से। फर्स्ट है सोलमनली। सोलमनली का मतलब होता है सीरियस, रिस्पेक्टफुल, ठीक है, या फिर बहुत ही गंभीरता से। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैजुअली, कैजुअली मतलब एम, कोई आपने इसमें ज्यादा सीरियसनेस नहीं दिखाई है। जेंटली, जेंटली बड़े मतलब बड़े ही सौम्य तरीके से। और हेस्टली मतलब जल्दबाजी में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल। आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स के अंदर आपको आरसी, पैराजंबल, क्लॉज टेस्ट, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस और एरर फाइंडिंग जैसे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो सकती है। तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, तो अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर करने के लिए हम पेड कोर्स ले सकते हैं। पेड कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, वहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।